हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज पटेल एक बार फिर से आपका नाउ स्कूल इज हियर में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको साइंस की सीरीज में पहला वीडियो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर क्लास 8 का दिया था। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उसकी डिफिनीशन, उसका इंट्रोडक्शन तथा उसके हैबिटेट, वास तथा उसके साइज और उसके टाइप्स और यूजेस तथा उसके हार्मफुल बिहेवियर्स इन आवर लाइफ, ये सब के बारे में बताया था। आज मैं उन्हीं के टाइप, जैसे एक चीज और मैंने फर्स्ट पार्ट में उसके साइज में बाय मिस्टेक 3 माइक्रोन से 100 माइक्रोन्स के बीच में बताया था। तो यहाँ पर आप एक चीज करेक्ट कर लेंगे कि वह 0.015 माइक्रोन से 100 माइक्रोन होता है। इसका साइज 0.15 माइक्रोन, इसका साइज 0.15 माइक्रोन से 100 माइक्रोन होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों का यह साइज आकार होता है। ये आप करेक्ट कर लेंगे। मैं उस वीडियो को देख रहा था, तब मैंने देखा वैसे कि यह एक माइनर फॉल्ट है, एक मानवीय गलती है मैंने जो मुझसे हो गई थी, इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। उन्हीं के टाइप्स में मैंने आपको एल्गी, शैवाल, बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, विषाणु तथा प्रोटोजोआ, जिसको हिंदी में प्रोटोजोआ ही कहते हैं, और फंगाई, कवक के बारे में बताया था। मैंने कहा था मैं इनके टाइप्स का डिस्क्रिप्शन करूंगा तथा जिसमें मैं शुरुआत एल्गी से करता हूं, जिसे हिंदी में शैवाल कहते हैं। मैं इसकी शुरुआत करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि एल्गी जो है वह मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आता है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए शैवाल मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकी, कई कोशिकी, और यूनिसेलुलर मतलब बहुकोशिकी माइक्रो सूक्ष्म जीवों के अंदर आता है। इसके अंतर्गत हम शैवाल का अध्ययन करते हैं। मैं आपको बता दूं, शैवाल क्लोरोफिलस या फिर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए शैवाल क्लोरोफिलस या फिर पर्णहरिम युक्त होते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट क्लोरोफिलस होते हैं। इनको हम क्लोरोफिलस क्यों कहते हैं? क्योंकि एल्गी कंटेन क्लोरोफिल। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एल्गी क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। यह क्लोरोफिल इनकी लीव्स में पाया जाता है। वैसे एल्गी के बारे में मैं बता देना चाहता हूं, एल्गी थैलोफाइट्स होते हैं। अब आप पूछेंगे कि यह थैलोफाइट्स क्या होता है? मैं आपको बता देना चाहता हूं, थैलोफाइट्स का मतलब यह होता है ऐसे पादप जगत के अंदर, थैलोफाइट्स ऐसे पादप जगत के ऐसे पार्ट्स जिनके जड़, तना, पत्तियां, इन सभी का अलग अलग से वर्णन नहीं होता है। एल्गी में इनके स्टेम, इनके रूट तथा इनकी पत्तियां, इनके लीव्स का अलग अलग अध्ययन नहीं किया, अलग अलग इनके पार्ट्स डिवाइड नहीं होते हैं। इनमें हम यह पता लगा ही नहीं सकते कि कहाँ इनकी जड़ है, कहाँ इनका तना है, कहाँ इनकी पत्तियां हैं। ऐसे
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम थैलोफाइट, इन्हें हिंदी में भी थैलोफाइट्स कहते हैं। यह आपको इतना जानिए, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। जैसा कि मुझे मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स ने बताया कि सर आपने वीडियो में काफी स्पीड से पढ़ाया है, तो मैं आज उसको काफी स्लो पढ़ाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एल्गी, शैवाल क्या होते हैं? शैवाल मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए शैवाल बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत शैवालों का हम अध्ययन करते हैं। ये बात आपके दिमाग में नोट हो गई होगी। और मैं बता देना चाहता हूं कि शैवाल क्लोरोफिलस नेचर के होते हैं या पर्णहरिम युक्त होते हैं। शैवाल क्लोरोफिलस या फिर पर्णहरिम युक्त होते हैं। और यह क्लोरोफिलस क्यों होते हैं, कैसे इन्हें हम कहते हैं कि यह क्लोरोफिलस नेचर के होते हैं? क्योंकि जो एल्गी है, शैवाल हैं, यह अपना भोजन स्वयं या फिर सनलाइट, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं। एल्गी जो होते हैं वह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं। और मैंने बताया एल्गी, जैसे मैंने बताया, क्लोरोफिल जो होता है वो कहाँ होता है? स्टोमेटा, या फिर प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? लीव्स में स्टोमेटा होता है, वहां पर होता है। लेकिन एल्गी क्या होते हैं? एल्गी थैलोफाइट होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है या किसके अंदर आते हैं? या थैलोफाइट्स के अंदर आते हैं। थैलोफाइट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट किंगडम के पार्ट्स जिसमें जड़, तना, पत्तियां, लीव्स, स्टेम एंड रूट्स does not describe, जिसमें do not describe, जिसमें जिस प्लांट्स में उनकी लीव्स, उनकी पत्तियां या फिर उनके स्टेम, उनके तने, उनके जड़, उनके रूट्स डिस्क्राइब नहीं होते हैं, अलग अलग। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में। जैसे मैं आपको बताऊं कि एल्गी में जो इनका सेल वॉल होता है, वह कोशिका भित्ति जो होती है वह सेलुलोज से बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति सेल वॉल, इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज, इसे हिंदी में सेलुलोज ही कहते हैं, सेलुलोज से बनी होती है। एक बार फिर से, सेल जो एल्गी होते हैं उनकी सेल वॉल, कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी हुई होती है। एक बार फिर से मैं बताता हूं, जो एल्गी होती है उनकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, वह सेलुलोज से बनी हुई होती है। मैं और बताऊंगा, मैंने जैसे बताया जो एल्गी होती है वह कैसे नेचर होता है? उसका क्लोरोफिलस नेचर होता है। इसका कई प्रकार के ऐसे एल्गी, ऐसे शैवाल होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। वह किसी अदर प्लांट्स या किसी अदर सोर्स पर निर्भर नहीं करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स के अंतर्गत रखते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का अर्थ क्या है? ऐसे प्लांट्स, ऐसे पेड़, ऐसे पादप जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जो किसी अन्य स्रोत पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। आपको यह बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर एल्गी देखिए, जैसे एल्गी है वो ऐसा नहीं है हमारे लोगों की तरह कि सुबह खाना बनाया, शाम खाना बनाया, ऐसा नहीं है। रात में खाना बना लिया, भूख लगी, ऐसा कुछ नहीं है। एल्गी अपना खाना शैवाल या फिर एल्गी
अपना खाना कहाँ स्टोर करते हैं। एलगी अपना खाना इस ऊपर लिख देता हूं मैं, स्टार्च बड़ा स्टार्च तो और तैलीय बूंदे या तैलीय बूंदों के फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एल्गी शैवाल क्लोरोफिलस नेचर के होते हैं, पर्णहरित युक्त होते हैं। अगर आप मेरे साथ रिवाइज करते चलेंगे तो आपको यह चैप्टर और इस चैप्टर का पार्ट एल्गी शैवाल तैयार करने में, याद करने में काफी आसानी होगी। जैसा कि मैंने बताया, एल्गी क्लोरोफिलस इन नेचर होते हैं, पर्णहरित युक्त होते हैं, नेचर में क्लोरोफिलस होते हैं और यह ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और ऑटोट्रॉप्स कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉप्स या इसलिए होते हैं क्योंकि कई एल्गी हैं, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं या काफी बहुसंख्य मात्रा में एल्गी ऐसे होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, स्वयं तैयार करते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉप कहते हैं। जो कैसे रिवाज करेंगे, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और जब यह अपना खाना स्वयं बनाते हैं तो यह अपना खाना कहाँ स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, या फिर संचय किस फॉर्म में अपना खाने का संचय करते हैं, स्टोर किस फॉर्म में, कैसे अपना खाना बचाते हैं। तो यह अपना खाना स्टार्च या फिर तैलीय बूंदों के फॉर्म में बचाते हैं, स्टोर करते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको बताऊंगा एल्गी को स्टडी। जैसे हम लोग इतने समय क्या कर रहे हैं, इतने समय हम एल्गी शैवालों का अध्ययन कर रहे हैं। अगर हम शैवालों का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें यह जानना बेहद जरूरी है कि स्टडी ऑफ एल्गी या फिर शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रो बायोलॉजी। मैंने आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। उसी तरह अब हम पढ़ेंगे कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। आप मेरे साथ रिवाइज करते हुए चलेंगे कि शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। मैं एक बार बोर्ड पर लिख देता हूं कि शैवालों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो हम लिख रहे हैं स्टडी ऑफ एल्गी या फिर शैवालों के अध्ययन, शैवालों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एल्गी एंड शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। हिंदी में हम लिखेंगे इसे, हिंदी में भी फाइकोलॉजी ही कहते हैं। आराम से एक बार देखेंगे, शैवालों के अध्ययन स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी कहलाता है। एक बार फिर से आप रिवाइज करेंगे कि स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी कहलाता है। अब इसके बाद हम जानेंगे हु इज फादर ऑफ फाइकोलॉजी। जिस प्रकार हम इतने समय बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल जी को कहा जाता है। उसी तरह स्टडी ऑफ फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी कहलाता है। तो फिर फाइकोलॉजी के फादर कौन है, या फिर
स्टडी ऑफ एल्गी के फाइकोलॉजी के फादर कौन है? किसने जाना, किसने इसके अध्ययन को स्टार्ट किया, किसने शैवालों के अध्ययन को शुरू किया, उसके बारे में जानना शुरू किया, पहचानना शुरू किया, वो थे हमारे MOP, थोड़ा नाम बड़ा है लेकिन काफी आसान है, MOP आयंगर जी, आयंगर साहब। फिर से एक बार देखेंगे, MOP आयंगर साहब। आयंगर स्पेलिंग मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन शायद सही है। MOP आयंगर साहब कौन थे? ये साहब मैं ऐसे कह रहा हूँ तो थोड़ा रिस्पेक्ट की वजह से मैं साहब कह रहा हूँ, वैसे इनका नाम है MOP आयंगर, हु इज फादर ऑफ फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के पिता कौन है? MOP आयंगर। एक बार फिर से आप रिवाइज करेंगे, हु स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी कहलाता है, और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। और हु इज फादर ऑफ फाइकोलॉजी? तो फाइकोलॉजी के फादर MOP आयंगर जी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा और अब देखेंगे, जैसे मैंने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था हैबिटेट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी तरह हम पढ़ेंगे हैबिटेट ऑफ एल्गी। शैवालों का वास। शैवाल कहाँ वास करते हैं, ये कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हम यह पढ़ेंगे। तो शैवाल आप देखते होंगे अपने यहाँ गांव में, शहर में, तालाब जहाँ भी पानी स्टोर हो जाता है वहाँ ऊपर एक पतली लेयर, एक एकदम थिन लेयर, ग्रीन लेयर चढ़ जाती है, उसे हम कहते हैं। और कहीं कहीं टूट जाती है, जैसे आप पत्थर फेंकेंगे तो वहां पर साफ हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, फिर वो धीरे धीरे हो जाती है, छोटी छोटी ऐसे करके पत्तियों में ऐसे पूरा लेयर बन जाती है। उसे हम मैल भी कहते हैं, पॉन्डिस्कम भी कहते हैं, वही एल्गी होती है, ग्रीन कलर की होती है, वही एल्गी होती है, उसे हम पॉन्डिस्कम या फिर तालाब का मैल भी कहते हैं। तो एल्गी कहाँ निवास करती है? हमारे फ्रेश वाटर में, जैसे पॉन्ड, तालाब, वेल, कुआं, लेक, झील, इसी तरह स्टेम मतलब तना, जैसे आप देखते होंगे बारिश के मौसम में तने पे ग्रीन कलर का कहीं काई, जिसे हम देहाती भाषा में काई बोलते हैं, वहां पर तो वो जो ग्रीन कलर का या फिर जो फिसलन होती है उसे ही हम एल्गी कहते हैं, वो भी एक प्रकार की एल्गी होती है। और कहाँ पाई जाती है? एक एल्गी मनुष्य या फिर किस जीव जंतुओं के अंदर पाई जाती है, शरीर के अंदर पाई जाती है। हम आगे पढ़ेंगे कि हमारी मनुष्य और जंतुओं की मांसपेशियों में भी एक प्रकार की इंटेस्टाइन आंत में भी एल्गी पाई जाती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे कछुए की पीठ पर, मनुष्य के आंत पर, और समुद्र में तथा हमारे कीचड़ के ऊपर कौन सी एल्गी पाई जाती है। हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया आपका वास। मैं बता देना चाहता हूं कि अधिपादप जो एक पूर्ण रूप से या पादप जगत में नहीं आते हैं, प्लांट किंगडम में नहीं आते हैं, या इफेफाइट, इनको इफिफाइट्स या फिर अधिपादप कहते हैं, अधिपादप कहते हैं। मैं यह नहीं बताने जा, अधिपादप नहीं पढ़ा रहा हूं। यह मेरा एल्गी एक प्रकार का, यह भी एल्गी है, ठीक है, यह भी एक प्रकार का एल्गी है। इफेफाइट्स किन्हें कहते हैं पहले यह जान लेते हैं। ऐसे पादप, ऐसे पौधे, ऐसे पादप जगत के ऐसे पौधे जो खुद पर नहीं बल्कि अन्य पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम इफेफाइट्स या फिर अधिपादप कहते हैं। तो कई ऐसे अधिपादप होते हैं
जो ऐसे शैवाल के अंतर्गत आते हैं, जो कि दूसरे पेड़ पौधों पर जाकर लग जाते हैं, उन्हें भी, जैसे एक स्टेम है इसमें छोटे छोटे वो लग जाते हैं, उन्हें भी हम कहते हैं एल्गी। वो भी एक एल्गी का वास है, वो भी वास करने का तरीका है। उसमें आप पढ़ेंगे, उसमें एक आता है उडो। एक सेकेंड मैं देख लेता हूं उसका नाम क्या है। ओके, मैं सही था। उडोगोडियम, यह एक प्रकार का पेड़ है। थोड़ा कंफ्यूजन था, देख लेना जरूरी है। आप लोगों को गलत नहीं पढ़ा सकते हम, चाहे हमें बुक खोलनी क्यों ना पड़े। ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा क्लास के आपके चैप्टर में, लेकिन मैं बता रहा हूं यह एक प्रकार का अधिपादप या फिर इफेफाइट्स है। इफेफाइट है जो कि दूसरे पेड़ की स्टेम्स पर या फिर छोटी जगहों पर जाकर लग जाता है, छोटे छोटे होते हैं। यह भी एक एल्गी की पार्ट्स में आता है। अब हम बढ़ते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया, वास्तव में पढ़ाऊंगा कि कहां पर कौन सा एल्गी पाया जाता है। तो मैं एक चार्ट बना देता हूं, उसको आप देखेंगे, वहां से आप सीखेंगे। मैं बता देता हूं आपको, देखिए जैसे ये देखिए, ये आप इधर एक चार्ट है, यहां लिखेंगे एल्गी, और ये क्या हो गया, निवास स्थान या फिर हेजिटेट प्लेस। देखिए, एक एल्गी का आप नाम पढ़ेंगे प्रोटोडर्मा। आप एक एल्गी का नाम पढ़ेंगे प्रोटोडर्मा। आप एक एल्गी का नाम पढ़ेंगे प्रोटोडर्मा, जो कि कछुए की पीठ पर पाया जाता है। यह एल्गी प्रोटोडर्मा आपको कछुए की पीठ पर मिलता है। मैंने बताया कि एल्गी जो है वह फ्रेश वाटर, वेल, कुएं, पॉन्ड, तालाब, लेक, झील तथा जहां भी वाटर स्टोर हो जाता है या फिर स्टेम्स की ऊपर एक फिसलन की तरह बारिश के मौसम में आपको मिल जाएगी, उसे ही हम एल्गी कहते हैं या इनका वास स्थान है। और एक एल्गी होता है प्रोटोडर्मा, जो कि कछुए की पीठ पर पाया जाता है। मैं दूसरे एल्गी की बात करता हूं, ऑसिलेटेरिया। जैसे मैंने आपको वास हेजिटेट ऑफ एल्गी या फिर शैवालों के वास में बताया कि कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो मनुष्य और अन्य जंतुओं की आंत या फिर इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। उन्हीं में एक आता है ऑसिलेटेरिया। यह मनुष्य तथा अन्य जंतुओं की आंत में पाया जाता है, या मनुष्यों तथा अन्य जंतुओं की आंत में पाया जाता है। एक प्रकार का और एल्गी आप पढ़ेंगे जो कि मैं बताने जा रहा हूं, उस एल्गी का नाम है वॉलवॉक्स। यह एक प्रकार का ग्रीन एल्गी है, हरा शैवाल है। वॉलवॉक्स जो कि आपको पानी पर तैरता मिलता है, जो कि आपको पानी पर तैरता मिलता है। जो कि आपको पानी पर तैरता मिलता है। एक और एल्गी आप पढ़ेंगे जिस एल्गी का नाम है जेलिडियम, जिसे मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था, जो कि अगर नाम का पदार्थ बनाने के काम आता है। यह जेलिडियम कहाँ आपको मिलता है? यह जेलिडियम समुद्र में इस प्रकार की एल्गी पाई जाती हैं।
समुद्र में इस प्रकार की एल्गी जेलिडियम जैसी एल्गी पाई जाती हैं। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। मैंने बताया कई एल्गी ऐसे हैं जो डिफरेंट प्लेस में मिलेंगे, हेजिटेट वास करती हैं, जिनमें प्रोटोडर्मा एक एल्गी है जो कछुए की पीठ पर मिलता है। प्रोटोडर्मा एक प्रकार का शैवाल है जो कि कछुए की पीठ पर पाया जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया ऑसिलेटेरिया। ऑसिलेटेरिया एक प्रकार का पदार्थ है जो आपको मनुष्यों तथा अन्य जंतुओं की आंतों में मिलता है, इंटेस्टाइन में मिलता है। आपको मैंने तीसरा नाम लिया वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जो एक प्रकार का हरा शैवाल है, ग्रीन एल्गी है, जो कि आपको पानी के ऊपर तैरता हुआ मिलता है, उससे वो भी एक प्रकार का एल्गी है। यह भी इसका एक निवास स्थान या वास स्थान है, यहाँ भी यह वास करती है। चौथा मैंने आपको बताया जेलिडियम। जेलिडियम जो कि समुद्र में पाया जाता है, जो कि समुद्र में पाया जाता है। आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और ऐसे शैवाल होते हैं जिनका निवास स्थान आप जान लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी क्लास के लिए, लेकिन आपको जानना बेहद जरूरी है। जैसे कारा। कारा एक प्रकार का एल्गी है जो कि कीचड़ में पाया जाता है। जो कारा एक प्रकार का एल्गी है जो कि कीचड़ में पाया जाता है। हम और देखते हैं, ये आपका बस इतना ही आपके लिए काफी है पढ़ना, और हम आपके कंपटीशन क्लास तक यह फायदा देगा। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एल्गी। हम क्या पढ़ेंगे? शैवाल के प्रकार। तो आपने 7th क्लास में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पौधों के पोषण में पढ़ा होगा एल्गी के बारे में। मैं इस चैप्टर की वीडियो जल्द ही लाने वाला हूं। इसमें आपने एल्गी के बारे में पढ़ा होगा, जहां पर आपने टाइप्स ऑफ एल्गी शायद पढ़ी हो। वैसे बुक में नहीं है तो आपने पढ़ी नहीं होगी, क्योंकि स्कूल में जो बुक में होता है वही खास करके पढ़ाया जाता है। मैं ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना, जो मैंने पढ़ा या फिर देखा है। तो मैं अभी बता रहा हूँ, ये मैं इस वीडियो में भी आपको एल्गी के बारे में काफी बताऊंगा, या फिर अच्छा ज्ञान दूंगा इसके बारे में आपको, या फिर आप यही इसी वीडियो से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ज्यादा भटकते नहीं हैं। जैसे मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ एल्गी। एल्गी आपके 3 प्रकार के होते हैं। एल्गी आपके 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एल्गी एंड व्हाट आर दे? वे क्या है? तो वे है, पहला आता है आपका ग्रीन एल्गी। पहला आपका आएगा ग्रीन एल्गी, दूसरा आपका आएगा रेड एल्गी, तीसरा आप पढ़ेंगे ब्राउन एल्गी। देखिए शायद आपको मार्कर नहीं विजुअल हो रहा होगा, मैं दूसरा मार्कर से लिख रहा हूँ, दूसरे मार्कर से फिर से एक बार देखिए। मैंने क्या आपको बताया? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एल्गी। एल्गी के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होता है ग्रीन एल्गी, हरा शैवाल, दूसरा होता है रेड एल्गी, लाल शैवाल, तीसरा होता है ब्राउन एल्गी, भूरा शैवाल। पहला मैं रेड एल्गी में आपको बता रहा हूं, इट कंटेन्स क्लोरोफिल। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हर प्रकार की एल्गी क्लोरोफिल कंटेन करती है। क्लोरोफिल
के साथ युक्त होती है, पर्णहरित युक्त होती है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया, लेकिन मैं बता रहा हूं ग्रीन एल्गी में बता रहा हूं इट कंटेन्स क्लोरोफिल, जिसमें एग्जांपल में मैंने आपको पहले ही बता दिया है वॉलवॉक्स, जो कि पानी में मिलता है। पहला आपका ग्रीन एल्गी में मैंने वॉलवॉक्स बता दिया, दूसरा मैं बता रहा हूं स्पाइरो गैरा, जिसे स्पाइरो गैरा हिंदी में कहते हैं। और भी आते हैं ETC एक्सेट्रा। मैं आपको बता रहा हूँ ग्रीन एल्गी के बारे में। हरे शैवाल उन्हें कहते हैं, एक तो यह हरा कलर की तो होते ही हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर का होता है। कई ऐसे भी प्लांट्स आते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन उनकी पत्तियों का कलर हरा ना होकर बल्कि अन्य होता है। लेकिन मैं अभी एल्गी के बारे में, उसको मैं न्यूट्रिशनल प्लांट चैप्टर में कवर करूंगा, जिसका यह टॉपिक है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ ग्रीन एल्गी ऐसे एल्गी होते हैं जो कि क्लोरोफिल युक्त होते हैं, पर्णहरित युक्त होते हैं, जैसे कि वॉलवॉक्स, स्पाइरो वगैरह। वॉलवॉक्स का मैंने आपको बता दिया है, ऐसे एल्गी जो कि पानी में पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं अपने आगे वाली दूसरी एल्गी, दूसरे प्रकार की एल्गी के बारे में, वो है रेड एल्गी। अब रेड से आपको लग रहा होगा रेड का मतलब वह एल्गी कैसा पिगमेंट उसमें कैसा पिगमेंट होगा, रेड कलर का। लेकिन आप गलत हैं अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो, क्योंकि यह रेड ही नहीं बल्कि यह एक अन्य प्रकार का पिगमेंट कंटेन करती है, जो है नीला, ब्लू। यह रेड के साथ साथ ब्लू कलर का भी पिगमेंट कंटेन करती है, और इसके साथ साथ रेड और ब्लू के साथ साथ यह क्लोरोफिल भी, या आप देखिए आपको क्लोरोफिल सब में लिखना है कि हर प्रकार की एल्गी क्लोरोफिल कंटेन करती है, लेकिन इट कंटेन्स रेड एंड ब्लू कलर पिगमेंट एमंग क्लोरोफिल। फिर से एक बार इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, रेड एल्गी उससे कहते हैं, लाल शैवाल उन्हें कहते हैं जो लाल नीला पदार्थ से युक्त होते हैं तथा इसके साथ साथ या क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित युक्त होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही दिया है जेलिडियम, जिसमें आपका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जेलिडियम है, जो कि लेबोरेटरी में काम आता है। देखिए मैं आपको यूजेस तो बताऊंगा ही, इसके बाद इसके पूरे यूजेस मतलब उपयोग तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उसके पहले मैं यह इसलिए बताए दे रहा हूं जिसमें आप अगर पूरी वीडियो देख लें तो आपको एल्गी पार्ट दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, एक ही बार में आपको सब क्लियर हो जाए, सब कुछ स्पष्टता आपके दिमाग मस्तिष्क में बैठ जाए। तो रेड एल्गी में मैंने आपको बता दिया, यह जेलिडियम आपकी रेड एल्गी में आता है। यह लाल तथा नीला, लाल और नीला पदार्थ कंटेन युक्त होते हैं, और ये क्लोरोफिलस इन नेचर भी होते हैं। वैसे क्लोरोफिलस इन नेचर सभी एल्गी होते हैं। तीसरी एल्गी होती है ब्राउन एल्गी। तीसरी होती है ब्राउन एल्गी या फिर भूरे शैवाल, जिसमें आप पढ़ते हैं कि यह ब्राउन कलर का पिगमेंट कंटेन करते हैं, किसके साथ, क्लोरोफिल के साथ। ब्राउन एल्गी ब्राउन कलर पिगमेंट विद क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। ब्राउन एल्गी आर दोज एल्गी which contain brown color pigment among with chlorophyll, that's all called brown algae। भूरे शैवाल वह शैवाल होते हैं जो भूरा पदार्थ के साथ साथ पर्णहरित युक्त होते हैं, क्लोरोफिलस या फिर क्लोरोफिल भी करते हैं। अब आपका शायद पार्ट्स टाइप द्वारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपके टाइप का
कंप्लीट हुआ, पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब आपका तीसरा सेक्शन आता है एलगी में, दैट्स आर यूजेस। यूजेस ऑफ एलगी, शैवालों के उपयोग। अब आप पढ़ेंगे शैवालों के उपयोग, जिसमें मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उपयोग में शैवालों के उपयोग को लेते हुए मैंने बताया था कि शैवाल हम न्यूट्रिश खाने के रूप में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेते हैं। क्या बताया था? जैसे आप अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो मैंने उसमें यूजेस में बताया था कि हम खाने के रूप में भी माइक्रो और सूक्ष्म जीवों को उपयोग करते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें आपको यह पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इसी तरह मैं आगे भी पार्ट लाता रहूंगा। चलिए हम टॉपिक पर आते हैं कि खाने में भी मैंने बताया था एलगी का इस्तेमाल किया जाता है। एलगी कार्बोहाइड्रेट्स अपने पास रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का भी, विटामिन का, प्रोटीन का मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, अभी ज्यादा नहीं टाइम वेस्ट करूंगा। एलगी जो है वह कार्बोहाइड्रेट तथा अपने साथ साथ विटामिन से युक्त होते हैं। इन्हें हिंदी में भी यही कहते हैं। एलगी अपने में कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भी रखते हैं, जिसमें वह कौन कौन सी विटामिन रखते हैं? इसमें या ए, सी, डी, ई, 4 प्रकार की विटामिन एलगी में होती है। ए, सी, डी और ई, 4 प्रकार की विटामिन एलगी कंटेन्स करती है, दैट इज ए, सी, डी एंड डी। आपको एक बार फिर से यूज बता रहा हूं। एलगी आर यूज्ड इन एज अ फूड बिकॉज एलगी कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन इन विच दे हैव विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई। एलगी को, शैवालों को हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें या कार्बोहाइड्रेट और विटामिन युक्त होते हैं, क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन युक्त होते हैं, जिसमें ए, सी, डी, ई 4 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। दूसरा यूज इसका पढ़ेंगे, दे आर used as antibiotics। कैसे ये एंटीबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं? जैसे आपने एलगी का नाम पढ़ा होगा क्लोरेला। जैसे क्लोरेला से आप क्लोरेलिन का एंटीबायोटिक क्लोरेला एक एलगी से बनता है। जिस प्रकार क्लोरेला का एंटीबायोटिक क्लोरेलिन किससे बनता है? एक प्रकार के एलगी से निर्माण होता है। फिर से हिंदी मीडियम स्टूडेंट, क्लोरेला का एंटीबायोटिक क्लोरेलिन एक प्रकार से शैवाल से निर्मित होता है। आप तीसरा यूज अब पढ़ते हैं। 2 यूज आपके क्लियर हो गए होंगे, या मेरी पूरी तरह से, या मेरे आशा होप के साथ साथ या मेरा विश्वास भी है। तीसरा पार्ट आप देखते हैं। एक प्रकार का मैं इसीलिए कह रहा हूँ बार बार, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट फर्स्ट जरूर देखेंगे, तभी आपको यह पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे भी समझ में आएगा, लेकिन ऐसे आपको कभी बोलेंगे नहीं। जैसे आपको मैंने बताया था कि एलगी सॉइल फर्टिलिटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉइल फर्टिलिटी में एलगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा अभिनय रोल होता है। मैंने यहाँ आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पार्ट फर्स्ट में बताया था, उसके यूजेस में। आज हम पढ़ेंगे कैसे किन एलगी का यूज सॉइल फर्टिलिटी, किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज सॉइल फर्टिलिटी में किया जाता है। इसमें आप एक प्रकार की एलगी होती है जिसका यूज हम सॉइल फर्टिलिटी में करते हैं। वह एलगी होती है नॉस्टॉक एलगी, एनाविना। यह 2 ऐसी एलगी होती हैं, नॉस्टॉक शैवाल, एनाविना शैवाल,
जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हमारे सॉइल को, मिट्टी को फर्टाइल कर देता है, उपजाऊ बना देता है। आपको फिर से एक बार मैं इस पॉइंट को क्लियर कर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से एक बार फिर से ध्यान से पॉइंट को पढ़ेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल फर्टिलिटी में बहुत बड़ा अभिनय करते हैं, बहुत बड़ा इनका रोल होता है सॉइल फर्टिलिटी में, जिसमें आप पढ़ेंगे नॉस्टॉक शैवाल, एनाबीना शैवाल, नॉस्टॉक एल्गी, एनाबीना एल्गी किस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, जो कि हमारी सॉइल को फर्टाइल करने में हेल्प करता है, जो कि हमारी सॉइल को फर्टाइल करने में हेल्प करता है। आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। मैंने अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नहीं बल्कि पहली क्लास इस यूट्यूब चैनल पर डाली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जापान में अलोआ एल्गी को खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इससे एक पॉइंट आपको क्लियर होगा कि एल्गी जो है वह खाने के रूप में इस्तेमाल की जाती है। उसके साथ साथ एल्गी एक्वाटिक एनिमल, जलीय जीवों या फिर एक्वाटिक एनिमल्स जलीय जीवों के भोजन के रूप में भी प्रयोग की जाती है। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था अलोआ जो कि जापान में खाने के रूप में इस्तेमाल की जाती है। मैंने आपको बताया एल्गी जो है वह विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक पदार्थ ये सब अब कंटेन करती है, जिसमें एक एल्गी होती है जो कई ऐसी एल्गी होती हैं जो हमेशा जलीय जीवों के भोजन के रूप में इस्तेमाल की जाती है, एक्वाटिक एनिमल्स के खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने आपको बताया जेरेडियम एल्गी अगर या फिर अगर बनाने के प्रयोग में भी लाई जाती है, जिसका प्रयोग लैबोरेटरी प्रयोगशाला में आइसक्रीम जेली तथा तना जेल बनाने के काम आता है, तना जेल बनाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने फिर से आपको बता जेलीडियम एल्गी का प्रयोग, ये पांचवा प्रयोग है आपका, यूज है। जेलीडियम एल्गी का प्रयोग अगर बनाने में यूज किया जाता है, जो कि लेबोरेटरी में हेल्पफुल होता है, जो कि प्रयोगशाला में सहायक होता है, जिसे आइसक्रीम, जेली, स्टेम ऑयल, तना जेल बनाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं। हम इतने यूजेस पढ़ लेंगे कि स्कूल में आएगा अगर क्वेश्चन कि राइट द यूजेस ऑफ एल्गी, देन यू राइट that amount of uses which will be helpful in your marks. They give 5 star to your answer. Teacher gives 5 star in your answer. चलिए एक और पढ़ते हैं। एक और पढ़ेंगे आप। एक प्रकार का और एल्गी होता है जिसका नाम है फ्यूकस। आप नाम के अलावा अगर आप सिर्फ इतना लिख देंगे एल्गी, आयोडीन, एल्गी, इस जैसे कुछ भी दिया है, फिर आपको नाम नहीं याद है तो आप यहाँ भी लिख देंगे तो वो पूरे मार्क्स दिलाएगा। कैसे? जैसे फ्यूकस एल्गी, आयोडीन, ब्रोमीन एसिड,
आयोडीन ब्रोमीन एसिड बनाने के काम आता है और इससे एसीटोन भी बनाया जाता है। टेक्निकल नेम दिखाई दे रहा है? ओके, देखिए फ्यूकास एल्गी का यूज आयोडीन ब्रोमीन एसिड एसीटोन के बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए फ्यूकास शैवाल का प्रयोग आयोडीन, नमक, ब्रोमीन एसिड, जिसे हिंदी में आयोडीन ही कहते हैं, ब्रोमीन एसिड, ब्रोमीन अम्ल तथा एसीटोन को बनाने में, निर्मित करने में भी सहायक होती है। जैसे आपके स्कूल में आ जाए, आपको नाम नहीं याद है, तो आप डायरेक्ट अगर लिख देंगे एल्गी आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ आयोडीन, ब्रोमीन एसिड, एसीटोन ETC, तब भी वो आपको फुल स्टार, फुल मार्क्स दिलाएगा। जैसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स अगर लिखेंगे शैवालों का प्रयोग आयोडीन, ब्रोमीन अम्ल, एसीटोन को निर्मित करने में किया जाता है, तब भी वह आपको पूरे के पूरे अंक दिलाएगा। और आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे हम। जैसे आप पढ़ते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एल्गी का प्रयोग, मैं इसको अब लिखवाऊंगा नहीं, एल्गी का प्रयोग एंटीबायोटिक्स के रूप में किया जाता है। मैंने बताया था आपको क्लोरेला, जिससे हम एंटीबायोटिक, क्लोरेला CHLOR, एक मिनट लिख देता हूं मैं, क्लोरेला CHORELLA, क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक बनाने में हेल्पफुल होता है। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक बनाने में हेल्पफुल होता है। इससे हमको एक और यूज याद होता है कि एल्गी आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। शैवालों का अध्ययन हम एंटीबायोटिक्स के बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें यह भी एक यूज मिलता है। इतने यूज आपके लिए काफी होंगे, और एक दो तीन एल्गी और मैं आपको बता दे रहा हूं। आप पढ़ेंगे, आपको मिलेगा सारागैसम, ब्राउन एल्गी के, मैंने सारे पार्ट्स ब्राउन एल्गी के, अगर मैं भूल गया हूं तो ये उसी का, ये सारागैसम, यह एल्गी ब्राउन एल्गी है। मैंने शायद आई फॉरगेट, बट इफ आई फॉरगेट देन यू सी इट हियर। अगर मैं भूल गया हूं तो आप यहां देख सकते हैं। सारगैसम एल्गी या एक प्रकार की भूरा शैवाल या फिर ब्राउन एल्गी है, जो कि जापान में मानव कृत्रिम ह्यूमन मेड ऊन बनाने के काम आती है। सारागैसम एल्गी जापान में ऊन बनाने के काम आती है। यह एल्गी इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी महत्वपूर्ण है कि यह सिर्फ एक काम नहीं आती है, इसका उपयोग किसान भाई खाद में भी करते हैं। इसका उपयोग किसान भाई खाद में भी करते हैं। खाद को हम हिंदी में मैन्योर कहते हैं, इंग्लिश में मैन्योर कहते हैं। सारागैसम एल्गी का यूज जापान में ऊन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। वह ऊन कैसा होता है? यह ऊन मानव कृत्रिम ऊन होता है, ह्यूमन मेड ऊन होता है, और इसका यूज खाद में भी हमारे किसान भाई करते हैं। जैसे मैन्योर में भी यूज इसका होता है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। अब मेरे हिसाब से आपके काफी यूजेस हो गए हैं, जितने कि आपके पेपर या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के लिए भी मायने रखते हैं, काफी होते हैं। अब हम अपने आखिरी टॉपिक हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एल्गी पढ़ते हैं। अब हम आखिरी पढ़ते हैं अपना लास्ट टॉपिक एल्गी का, चैप्टर में नहीं, एल्गी का शैवाल का आखिरी टॉपिक, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एल्गी।
देखिए, if I forget anything about this topic, then I consult in next video. अगर मैं कोई भी छोटी सी भी चीज भूल जाता हूँ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, मैनुअल मिस्टेक होती है, बोलना इंसान की आदत होती है, अगर मैं भूल जाता हूं तो मैं वह आपको नेक्स्ट टॉपिक में जरूर क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं यह वीडियो मैं खुद भी देखता हूं, जिसमें मैं देखता हूं कि मैंने क्या क्या छोड़ दिया है, क्या क्या मैं फॉरगेट ऑल द थिंग्स, तो मैं उसको देखता हूं। देखिए, हार्मफुल इफेक्ट्स देखते हैं। देखिए, कई प्रकार के एल्गी होते हैं, देखिए मैंने बताया है। जैसे देखिए बहुत ज्यादा गंदगी हो जाए तो हम लोग वहां पर रहना नहीं पसंद करते हैं। जैसे देखिए, उसी तरह एल्गी का भी हार्मफुल इफेक्ट है। जैसे मैंने बताया कि आप देखते होंगे कि पॉन्ड में, वेल में, हर जगह क्या पाए एल्गी होते हैं, हर जगह एल्गी पाए जाते हैं। जैसे इसलिए इन्हें पॉन्ड स्कम भी एल्गी को बोलते हैं, तालाब का मैल, इसी वजह से, क्योंकि ये गंदे होते हैं, देखने में काफी मैले होते हैं। देखिए, बहुत ज्यादा जब एल्गी हो जाती है, जैसे कोई भी तालाब है, कोई भी कुआं है, जहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में एल्गी स्टोर हो जाती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में एल्गी हो जाती है, बियॉन्ड ऑल लिमिट्स, काफी अत्यधिक मात्रा में एल्गी हो जाती है। वैसे सही से देखा जाए तो थोड़ी सी भी अगर एल्गी है कहीं पर तो हम वो पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं खाने पीने में, कहीं भी नहाते तक नहीं है। लेकिन अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग देखें, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो जब अत्यधिक मात्रा में आपके पॉन्ड में, आपके वेल में एल्गी हो जाती है, तो वह ना तो एनिमल्स को यूज करने के लायक बचती है, ना ही हम ह्यूमंस को भी यूज करने के लायक नहीं बचती है। If there are too much amount of algae are stored in any pond in water, then it will be unuseful for anybody, उसमें चाहे एनिमल आए, जंतु आए, चाहे उसमें ह्यूमन मानव आए। अब हम दूसरे, पहला ये हार्मफुल पे मतलब हानिकारक कारण, दूसरा हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया, देखिए एल्गी कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न करते हैं, जैसा कि आप एक एल्गी का नाम पढ़ेंगे, सिर्फ है। देखिए, मैं आपको बताना शायद भूल गया, शायद मैं भूल गया कि टी के तथा कॉफी के पौधों में भी एक एल्गी लग जाती है। वो एल्गी का नाम है सीफेल्यूरस एल्गी। उस एल्गी का नाम है सीफेल्यूरस एल्गी, जो कि चाय, टी, कॉफी, कहवा के पत्तियों में, लीव्स में, पत्तियों में लग जाती है, जिससे वह कौन सा लाल कीट रोग, रेड रस्ट डिजीज, लाल कीट रोग उत्पन्न कर देती है, जो कि हमारे लिए अनयूजफुल हो जाता है। फिर से देखते हैं, कई एल्गी ऐसी होती हैं जो कि टी, चाय, कॉफी, कहवा की पत्तियों में लग जाती है, जो कि उसमें लाल कीट रोग, रेड रस्ट डिजीज क्रिएट कर देती हैं। उनमें से एक एल्गी आती है सीफेल्यूरस, सीफेल्यूरस एल्गी होती है, जो कि टी, चाय, कॉफी, कहवा में रेड रस्ट डिजीज, लाल कीट रोग उत्पन्न कर देती है, जिससे कि वह पेड़ क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आज का बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि जितना पढ़ें सही से पढ़ें। अल्टरनेट डेज में हमारी वीडियोस आती रहेंगी। अगर नहीं उस तरह नहीं मिल पा रही हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली वीडियो दूं।
आप लोग अपना प्यार हमें इसी तरह दिखाते रहिए और हमारे सेशन को अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा सेशन तो उसे लाइक कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों जो भी स्टूडेंट हो उनको शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इस सेशन का फायदा मिल सके और मैं जो इतनी गर्मी में पसीना बहा रहा हूँ उसका भी कुछ फायदा निकल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।